ये अपने समय के सबसे विशाल और आलिशान जहाज टाइटैनिक का संभवतः इकलौता उपलब्ध वीडियो है। तारीख 2 अप्रैल 1912। टाइटैनिक को मौजूदा समय में आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के लिए रवाना किया जा रहा है। साउथहैम्पटन के बंदरगाह पर इसमें 2200 से अधिक लोग सवार हुए। इनमें दुनिया की कुछ सबसे चर्चित हस्तियां भी थीं। उनकी मंजिल लगभग 5500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था, लेकिन सफर की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गई। हादसे में 1500 से अधिक लोग मारे गए। जो बच गए उनके पास रह गई कहानियां। दुनिया के हिस्से में आया कुछ अनसुलझा रहस्य। मसलन सबसे बड़ा और अजय कहा जाने वाला जहाज डूबा कैसे, उसका मलबा कहां गया और क्या टाइटैनिक बनाना एक भूल थी। कट टू 2023। टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल 18 जून को जहाज का मलबा दिखाने 5 लोगों को लेकर समंदर में गई टाइटन नामक पनडुब्बी गुम हो गई। कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ देशों की नौसेना और कंपनियां उन्हें ढूंढने में जुटी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निशान नहीं मिला है। समय के बीतने के साथ साथ उम्मीद भी बीत रही है। टाइटन गोलाकार कैप्सूल की तरह दिखती है। इसे समंदर के अंदर चलने और सरवाइव करने के लिए बनाया गया है। हालांकि टाइटन में अब कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। अगर उससे पहले लोगों को नहीं निकाला गया तो उनके बचने की उम्मीद घट जाएगी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये घटना भी टाइटैनिक की तरह महज एक रहस्य बन सकती है। तो आज के शो में हम जानेंगे पनडुब्बी में बैठे टूरिस्ट कौन है और वे क्या देखने गए थे, और इसमें सवार लोगों के बचने की कितनी संभावना है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। टाइटैनिक की कहानी 1900 के दशक में शुरू हुई थी। उस वक्त ब्रिटेन में जहाज बनाने वाली कंपनियों के बीच एक जंग चल रही थी। एक कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। इसका मालिकाना हक मशहूर बैंकर जेपी मॉर्गन के पास था। व्हाइट स्टार का मुकाबला कुनार्ड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड से था। वे ज़्यादा बड़ी और अधिक सुविधाओं वाले जहाज बनाकर रेस में आगे निकलना चाहते थे। 1906-07 में कुनार्ड ने 2 तेज रफ्तार वाले जहाज बनाकर बाकियों को पीछे छोड़ दिया। तब व्हाइट स्टार के कर्ता धर्ता नई योजना लेकर आए। उन्होंने स्पीड की बजाय साइज और फैसिलिटीज पर ध्यान देने का फैसला किया। इसके तहत 3 नए जहाज बनाए गए। इस सीरीज में पहला जहाज 1911 में पानी में उतारा गया। नाम था ओलंपिक। ये प्रयोग बहुत सफल नहीं हो सका। सितंबर 1911 में एक मिलिट्री शिप से टकरा गया। जांच में पता चला कि गलती ओलंपिक की थी। 1935 में इसको कबाड़ में भेज दिया गया। सीरीज का तीसरा जहाज था ब्रिटानिक। उसे 1914 में लॉन्च किया गया था। ये पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान डूब गया। व्हाइट स्टार लाइन के जिस जहाज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो थी टाइटैनिक। ये कई मायनों में बाकी जहाजों से अलग थी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882.75 फीट की थी। उस समय तक इससे लंबा जहाज नहीं बना था। इसको बनाने में $75 लाख लगे थे। अभी के हिसाब से $4 करोड़ यानी लगभग 350 करोड़ रुपए। टाइटैनिक में 7 तल्ले थे। कुल क्षमता 3200 से अधिक लोगों की थी। टाइटैनिक मार्च 1912 में बनकर तैयार हुई थी। 10 अप्रैल 1912 को ये पहली ट्रिप पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकली। इसमें 2200 से अधिक लोग सवार थे। पैसेंजर्स की सीटों को 3 क्लासेस में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास में अमीर, बिजनेस पर्सन और मशहूर हस्तियों का कब्जा था। वे एडवेंचर और घूमने के मकसद से टाइटैनिक में बैठे थे। सेकंड और थर्ड क्लास में बैठे अधिकतर लोग अमेरिका में नया जीवन बसाने निकले थे। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक थर्ड क्लास के टिकट की कीमत 7 पाउंड रखी गई थी। आज के समय में ये रकम 1 लाख रुपए के बराबर होगी। सबसे महंगा टिकट फर्स्ट क्लास स्वीट का था। आज के समय में लगभग 1 करोड़ रुपए। टाइटैनिक जब अपनी पहली ट्रिप पर निकली तब इसका जोर शोर से प्रचार किया गया। विज्ञापनों में उसे क्वीन ऑफ द सी यानी समंदर की महारानी बताया जाता था। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में लिखा गया कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकती। इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट और जिम जैसी सुविधाओं का भी जमकर प्रचार किया गया। उस दौर में किसी जहाज पर इस तरह की सुविधाओं के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी वजह से टाइटैनिक बहुतों के लिए किसी पहेली की तरह थी। ये पहेली 14 अप्रैल की रात और गहराने वाली थी। रात की 11:40 पर जहाज बर्फीले चट्टान से टकराकर डूबने लगा। उसने बाहर से मदद मांगी, लेकिन 3 घंटे बाद ग्राउंड से संपर्क टूट चुका था। 10 मिनट बाद इसमें पानी भरने लगा और ये समंदर में डूबने लगा। जब तक मदद पहुंची तब तक 1500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर समंदर में समा चुका था। मलबा 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैल गया। ये मलबा क्रैश वाली जहाज से लगातार ड्रिफ्ट करता रहा। इसके चलते इसको लोकेट करना आसान नहीं था। कालांतर में कई खोजियों ने मलबा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके हिस्से में नाकामी आई। और फिर आया सितंबर 1985। यूएस नेवी के अफसर डॉक्टर रॉबर्ट बलाड एक खोजी जहाज के अंदर अपने कमरे में किताब पढ़ रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जहाज का रसोइया उन्हें कंट्रोल रूम में चलने के लिए बुलाने आया था। जब रॉबर्ट की नज़र कंट्रोल रूम में लगी टीवी स्क्रीन पर पड़ी, उनका चेहरा सन्न रह गया।
स्क्रीन पर टाइटैनिक का एक हिस्सा दिख रहा था। 73 बरस बाद टाइटैनिक मिल चुकी थी, ये अविश्वसनीय था। इस खोज की कहानी भी दिलचस्प है। रॉबर्ट बलार्ड 1942 में अमेरिका के कंसास स्टेट में पैदा हुए थे। 23 की उम्र में उन्होंने यूएस आर्मी ज्वाइन की। 1967 में उन्होंने नेवी में ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की। अप्रूवल मिलने के बाद वो यूएस नेवी का हिस्सा बन गए। 1970 में उन्होंने एक्टिव ड्यूटी छोड़ दी, लेकिन रिजर्व फोर्स का हिस्सा बने रहे। डीप वाटर रिसर्च में उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। 1977 में वो पहली बार टाइटैनिक के मलबे की तलाश में निकले थे, लेकिन उस दफ़ा उनके हाथ निराशा आई। 1980 के दशक में उन्होंने एक अंडर वाटर रोबोट बनाने के लिए फंड मांगा। इसमें कैमरा लगाया जाता और इसे पानी के नीचे लगभग 20,000 फीट तक भेजा जा सकता था। उसके साथ किसी इंसान को नीचे जाने की ज़रूरत नहीं थी। यूएस नेवी को आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो किसी के पर्सनल मिशन पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थी। तब एक डील का मसौदा तैयार हुआ। नेवी ने कहा, हम पैसा देंगे बशर्ते आप हमारे 2 सबमरीन्स का पता लगा दें। ये सबमरीन्स 1960 के दशक में डूबी थीं। रॉबर्ट ने डील पर हामी भर दी। काम शुरू हुआ, लेकिन उसी समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, इसलिए मिशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता था। बाहर की दुनिया को बताया गया कि रॉबर्ट एक खोजी हैं जो समंदर की रिसर्च करने निकले हैं, लेकिन असल में उन्हें एक्टिव ड्यूटी पर रखा गया था। इसी क्रम में 1 सितंबर 1985 को उनकी टीम टाइटैनिक का मलबा तलाशने में कामयाब रही। मई 2023 में इस मलबे का 3D स्कैन किया गया था। इसके जरिए टाइटैनिक को असली रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बताती हूँ। वीडियो देखा, अब सूचना सुन लीजिए। अगर टाइटैनिक में आपकी दिलचस्पी है तो एक रिकमेंडेशन देती हूँ, एक ऑडियो बुक की, द स्टोरी ऑफ टाइटैनिक। इसको आप ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम के 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। हर महीने 4,000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है। 2023 में हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुकू एफएम पर बिता रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स का खजाना है। ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। मंथली सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने 50% की छूट, यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में। इसके लिए आपको यूज़ करना है कूपन कोड LT50 और बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज हम टाइटैनिक के मलबे की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं। जैसा कि हमने शो की शुरुआत में बताया, इस मलबे को लेकर रोमांच और रहस्य हमेशा से बना रहा है। इसी कड़ी में कुछ कंपनियां लोगों को मलबा दिखाने के लिए ट्रिप का आयोजन करती हैं। ऐसी एक कंपनी है ओशन गेट। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसने पहली ट्रिप 2021 में आयोजित की थी। ओशन गेट कैप्सूल जैसी दिखने वाली पनडुब्बी चलाती है। जो पनडुब्बी गायब हुई है उसका नाम टाइटन है। इसका साइज छोटी कार के बराबर है। लंबाई लगभग 7 मीटर है। इसकी क्षमता 5 लोगों की है। ये कार्बन फाइबर से बनी पनडुब्बी है जो न्यूफाउंडलैंड के सेंट जोन्स से यात्रा शुरू करती है और मलबे तक जाती है। टाइटन में सामने की तरफ पारदर्शी खिड़की लगी है। इसमें बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। लोगों को फर्श पर टेक लगाकर बैठना होता है। टाइटन में एक प्राइवेट टॉयलेट भी बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी ट्रिप 8 दिनों की है। इस दौरान कई बार डुबकी लगवाई जाती है। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक सागर में लगभग 4,000 मीटर नीचे है। हर एक डुबकी में लगभग 8 घंटों का वक्त लगता है। एक बार डुबकी लगाने के बाद ये पानी में 96 घंटों तक रह सकती है। 17 साल से ऊपर के लोग इसका टिकट ले सकते हैं। एक टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसको बाहर से किसी दूसरी पनडुब्बी या सतह पर मौजूद जहाज से कंट्रोल किया जाता है। टाइटन को पोलर प्रिंस नाम के दूसरे जहाज से सपोर्ट मिल रहा था। 18 जून को टाइटन कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के नज़दीक मलबा दिखाने निकली थी। डुबकी लगाने के लगभग 2 घंटे बाद टाइटन का सतह से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टाइटन में 5 लोग सवार थे। कौन कौन? पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डिंग, ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश और फ्रांसीसी खोजी पॉल ऑनरी नार्चलेट। हामिश हार्डिंग एक जाने माने खोजी हैं। वो अंतरिक्ष तक जा चुके हैं और उनके नाम 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। इन्हें ढूंढने में अमेरिका और कनाडा के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने कहा कि ये बचाव अभियान बेहद जटिल है और अगर पनडुब्बी की लोकेशन पता चल जाती है तो बचाव के लिए हमारे बस में जो होगा वो हम करेंगे। हालिया अपडेट क्या है?
पनडुब्बी जहां गायब हुई है वहां से खटखटाने की आवाज़ बहुत देर तक आई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन को उसी एरिया में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पनडुब्बी में ऑक्सीजन का स्टॉक लगातार खत्म हो रहा है। 22 जून को दोपहर 3:30 बजे इसकी डेडलाइन है। अगर उससे पहले तलाश पूरी नहीं हुई तो लोगों का बचना नामुमकिन होगा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन को मुश्किल बताया जा रहा है। पानी के नीचे रोशनी नहीं जा पाती, इसलिए विजिबिलिटी नहीं है। इस इलाके का मौसम भी खराब है। हालांकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बताया कि 20 जून से मौसम ठीक हुआ है। US कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडरिक ने कहा, हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है, पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द टाइटन और 5 साथियों को ढूंढ लिया जाए। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की खबर के मुताबिक टाइटन रिसर्च और सर्वे में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी है। इसका इस्तेमाल समुद्र के अंदर जांच पड़ताल और खोजबीन के मिशनों के लिए होता है। मिशन के दौरान इसमें पायलट के अलावा 4 लोग रह सकते हैं। ये लोग सामान्य तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट या समुद्र जीव विज्ञानी होते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि टाइटन में सवार लोगों के बचने की कितनी संभावना है। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मरीन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एलिस्टियर ग्रेग ने BBC को बताया कि बचाव कर्मियों के लिए सबसे बड़ी समस्या लोकेशन पता करने की है। वे नहीं जानते कि सर्च ऑपरेशन चलाया कहाँ जाए, सतह पर या पानी के अंदर। ये सवाल उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया है। टाइटन का रंग सफ़ेद है। सतह पर ढूंढने के लिए कई लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है, लेकिन रंग की वजह से उसको देख पाना एक चुनौती है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम को लगातार बदलते मौसम से भी जूझना पड़ रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस पर जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं PM मोदी की अमेरिका यात्रा की। कल के दुनियादारी में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अपडेट्स जान लीजिए। PM मोदी ने अमेरिकी खगोल शास्त्री और लेखक नील डीग्रास टायसन से मुलाकात की। टायसन ने PM मोदी से मिलकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भविष्य को लेकर PM मोदी की सोच के बारे में जानकर उन्हें खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि भारत जो हासिल कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं भारत का बहुत उज्जवल भविष्य देखता हूँ। PM मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की सिंगर फाल्गुनी शाह से भी मुलाकात की। फाल्गुनी ग्रामी अवार्ड विजेता हैं। इसके अलावा उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क में कुछ शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूहों के सदस्यों से भी हुई। 21 जून को योग दिवस के मौके पर UN के हेडक्वार्टर्स में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, योग हमारी अंतर्दृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है। योग पूरे संसार को जोड़ता है। आज करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। दुनिया के 2 ध्रुव योग के जरिए जुड़ रहे हैं। भारत की परंपरा जोड़ने की रही है। PM मोदी ने ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की भारतीय मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने PM मोदी से मुलाकात के बाद कहा, मैं मोदी का फ़ैन हूँ। मुलाकात के बाद मस्क ने पत्रकारों से बात की। कहा वो भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं और उन्हें लगता है पूरी दुनिया के सबसे बड़े देशों में से भारत एक ऐसा देश है जहाँ ज़्यादा संभावनाएं हैं। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।